अभी कुछ स्टूडेंट्स की ओर से हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सवाल पूछेंगे वो पहले अपना नाम बताएंगे, कोर्स का नाम बताएंगे और उसके बाद अपना सवाल बहुत ब्रीफ में पूछेंगे। उर्दू जर्नलिज्म से शफकत जबी, खड़े हो जाइए, माइक दीजिए, पीछे पीछे। और दिल खोल के सवाल पूछना, प्रोफेसर्स बैठे हैं या कोई, ऐसा मत सोचना, जो मन में आए ऑनेस्टली पूछना। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शफकत जबी है, उर्दू जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो दो तबके में लोग बटे, एक जिसने सराहना की और दूसरे ने जिसने आपत्ति दर्ज कराई। तो सर इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप, और खास करके विरोधियों को जवाब देने के लिए आप खुद को कैसे तैयार करते हैं? नहीं, इसमें कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा जो आप कह रही हैं कि दो खेमों में बट गई, तो वो एक ऐसा लगता है कि इस फिल्म के कारण दो खेमे बन गए। ये ऐसा नहीं है, ये फिल्म नहीं होती तो भी तो दो ही खेमे थे। और ये दो खेमे कौन से, इनको समझने की कोशिश करिए। एक खेमा जो है, खेमा मतलब एक जो ग्रुप है पूरी दुनिया में, वो टेररिज्म के अगेंस्ट है, जो कहता है कि टेररिज्म होना ही नहीं चाहिए और ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा जो थ्रेट है आज की तारीख में वो टेररिज्म है। और एक जो दूसरा छोटा सा, बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल खेमा ऐसा है जो टेररिज्म को आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल कवर देता है, शील्ड देता है, और उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। और इसमें हर कोई गिल्टी पार्टी है। जब एक बहुत बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका, अगर वो अफगानिस्तान में या किसी और कंट्री में घुस के कई साल राज करती है, और राज मतलब उनकी हुकूमत करती है, और टेररिज्म के नाम पे एक अलग तरह की टेररिज्म खड़ी करती है, वो भी गलत है। तो इस फिल्म 32 साल पहले एक ऐसा हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में एक ऐसा जेनोसाइड हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और जेनोसाइड्स नहीं हुए हैं, जिसके बारे में आम तौर पे दुनिया के लोगों को नॉलेज नहीं थी। और वो इसलिए नहीं थी कि कहीं ना कहीं हमारे जर्नलिस्ट लोग उसको, दुनिया और पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियंस या सोशल साइंटिस्ट उस बात को दुनिया के सामने लाने में फेल हो गए थे। और फेल क्यों हुए थे, मैं ये भी आपको बहुत दिल से खुल के बता रहा हूं, आप उसको ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करिएगा। आज इस दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि कहीं पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं इस दुनिया को सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे नीड वोट्स। डेमोक्रेसीज में वोट, क्योंकि वोट में दो पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, इसलिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब वोट लेने का सबसे आसान तरीका क्या है? इकोनॉमिक्स कोई समझता नहीं, इकोनॉमिक्स के नाम पे वोट मिलते नहीं है। तो सोसाइटी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो किसी ना किसी चीज के कारण खफा ना हो, डिसग्रंटल्ड ना हो। है कोई ऐसा? कोई दुनिया में नहीं है। तो ये बहुत इजी हो जाता है सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड करने के लिए। बोलो रिच एंड पुअर, और आप बोलिए सारे रिच लोग जो हैं खराब हैं और गरीब लोग बेचारे सब अच्छे हैं, जो कि सत्य नहीं है, जो सत्य बिल्कुल भी नहीं है। रईस लोग अगर नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगे, एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, तो ये माइक जो मैंने पकड़ा और जो आपसे बात कर रहा हूं ये कैसे होगा? नहीं संभव है ना। और हर गरीब आदमी अच्छा है, ये भी सत्य नहीं है। तो हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइजेशन, ऑपरेशन और ऑप्रेस्ड। ऑपरेसर भी कहीं ना कहीं ऑपरेस्ड होता है और ऑपरेस्ड भी कहीं ना कहीं ऑपरेसर होता है। तो कश्मीर की जो पॉलिटिक्स थी उसको एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे। जो एक जगह की माइनॉरिटी होती है वो कहीं पे मेजॉरिटी होती है, और एक जगह की मेजॉरिटी कहीं पे माइनॉरिटी होती है। पंजाब में सिख माइनॉरिटी में है लेकिन बंबई में माइनॉरिटी में है, वहां मेजॉरिटी में या माइनॉरिटी में है। हिंदूज कहीं पे मेजॉरिटी में है, पंजाब में माइनॉरिटी में है। कश्मीर में माइनॉरिटी में थे, अब तो है ही नहीं, बिल्कुल भी जीरो ही हो गए एकदम तरह से। भारत में 8 या 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे हिंदू लोग माइनॉरिटी में हैं। तो ये जो फेक नैरेटिव है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, इसमें सारी दुनिया इन्वॉल्व है।
खास तौर पे वेस्टर्न पॉलिटिक्स इसी पे चलती है। तो कश्मीर में जब कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ तो किसी ने दुनिया में यह नहीं बताया कि ये मेजॉरिटी वहां पे कुछ और है। तो सारी दुनिया में लोगों को ये लगा इंडिया जो है एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो हो सकता है कि बेचारे माइनॉरिटी वाले ऑप्रेस हो रहे हो, इसलिए ऐसा कर दिया गया। एक फेक नैरेटिव के चलते हजारों लोग जिनके घर जला दिए गए, जिनको वहां से भगा दिया गया, जिन लोगों को मार डाला गया, जिनका जेनोसाइड हुआ, उस स्टोरी को दुनिया में किसी ने बताया ही नहीं था। और ये बड़ी एक कंफर्टेबल कन्वीनियंट सिचुएशन थी, और यही ज्यूज के साथ हुआ था। 1979 तक पूरे वर्ल्ड को होलोकॉस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इंडिया में तो कोई जानता भी नहीं था होलोकॉस्ट नाम की चीज। होलोकॉस्ट वर्ड ही नहीं पॉपुलर था। अमेरिका में किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसका नाम होलोकॉस्ट था, और वो जर्मनी में जब रिलीज होने गई तो उसको लेके बहुत रेजिस्टेंस हुआ, और जब वो रिलीज हुई तो इसी तरह से एग्जैक्टली लाइक दिस दुनिया दो खेमों में बट गई थी। एक वो थे जो कह रहे थे जो होलोकॉस्ट में दिखाया सब झूठ है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो एक नैरेटिव जो क्रिएट किया हुआ था, पावर जिनके पास था उस वक्त, उन लोगों ने उसको आने नहीं दिया सामने। लेकिन जब वो लोगों ने देखा, समझा, तो धीरे धीरे अब आप देखिए होलोकॉस्ट तो जार्गन में ही आ गया है, और दुनिया में एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा हु इज अ होलोकॉस्ट डिनायर। सेम थिंग हैपेंड विद कश्मीरी हिंदूज इन कश्मीर। तो जब ये फिल्म आई तो जो टेरर के साथ सिंपैथी रखते हैं, जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, तो वो प्रोफेशनली टेररिज्म को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जस्टिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। और मैं एक सवाल, आप इंटेलिजेंट लोग हैं और तुम सुन रही हो, मैं जानता हूं कि तुम शायद हिजाब पहना तो मुस्लिम ही होगी, तो इसको हिंदू और मुस्लिम की नजर से मत देखो, इसको तुम एक भारतीय, एक इंडियन होने की नजर से देखो, तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहां पे। मेरी फिल्म के पहले भी तो 7-8 फिल्में आ चुकी हैं कश्मीर के ऊपर, फिजा, फना, दिल से, हैदर, मिशन कश्मीर। ये सारी फिल्में भी तो कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट और डिस्टर्बेंस के ऊपर बनी है, लेकिन ये भी तो टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही है। इनकी थ्योरी ये है कि कोई भी आदमी टेररिस्ट इसलिए बनता है क्योंकि उसके साथ ऑपरेशन हुआ है। मैं अब चाहता हूं, तुम जर्नलिज्म की स्टूडेंट हो बेटा, तो तुम एक रिसर्च करो आज घर जाके, जरा जितने भी ये मेन टेररिस्ट हैं, ड्रेडेड टेररिस्ट दुनिया के, उनकी एक लिस्ट बनाओ और देखो इनमें से कौन ऑपरेस था। क्या उसामा बिन लादेन ऑपरेस था? वो तो प्रिंस था। क्या बुरहान वानी ऑपरेस था? क्या अफजल गुरु ऑपरेस था? जिन लोगों ने पार्लियामेंट पे बम फोड़े, वो आपकी भी तो पार्लियामेंट है, सिर्फ मेरी थोड़ी है। जिन लोगों ने प्लेन हाईजैक करके उड़ा दिए, उस प्लेन में तो इंसान लोग बैठे थे ना। इनमें से कौन ऑपरेस था? कोई भी वर्ल्ड का ड्रेडेड टेररिस्ट कभी ऑपरेस था ही नहीं, क्योंकि जो आदमी ऑपरेस्ड होता है वो बंदूकें लेके नहीं जाता है, वो अपने कल की चिंता करता है। और अगर ऑपरेशन ही रीजन है टेररिस्ट बनने का, तो मेरा सवाल है, इस दुनिया में दलितों पे इतना ऑपरेशन होता है हिंदुस्तान में, वो क्यों नहीं टेररिस्ट बन जाते हैं? गरीब लोगों का इतना ऑपरेशन है पूरी दुनिया में, कभी गरीब लोग क्यों नहीं बन जाते हैं? औरतों का इतना ऑपरेशन होता है अभी भी हिंदुस्तान में, तो औरतें क्यों नहीं बंदूकें और लाठियां उठा लेती हैं? ये गलत बात है। टेररिज्म इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन मॉडर्न वर्ल्ड, और इस बिजनेस में कंट्रीज को, मीडिया हाउसेस को, इंटेलेक्चुअल्स को बहुत प्रॉफिट होता है जब वो टेरर को इंटेलेक्चुअल शील्ड देते हैं। और उसका रीजन ये है, टेररिज्म सर्वाइव्स ऑन वेपन्स, एंड वेपन्स इंडस्ट्री, आर्म एंड एम्युनिशन इंडस्ट्री बहुत ही इलीगल तरीके से चलती है, और उसमें इतना ज्यादा पैसा है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा इस दुनिया में जो टेररिज्म के अगेंस्ट है और मेरी फिल्म के अगेंस्ट है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जो टेररिज्म के अगेंस्ट है वो इस फिल्म के साथ खड़ा है, जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है और उसके लिए वॉट अबाउटरी करता है कि नहीं 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 ये है, वो है, ये है, वो है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छा आपने दूसरे साइड की स्टोरी क्यों नहीं बताई? नो, इट्स अ फेक आर्ग्यूमेंट। The film is on the victims of the genocide.
शिंडलर्स लिस्ट में तो कभी कोई नहीं बोलता है ये बात कि भाई शिंडलर्स लिस्ट में आपने नाजियों का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिखाया। ये हो ही नहीं सकता है। जब आप पीड़ितों की स्टोरी लिखते हैं तो उसमें आप ऑपरेसर्स की थोड़ी स्टोरी बताते हैं। तो अच्छा, और दूसरी जो हुए हैं इतने, जो बाकी दूसरी जो स्टोरीज हैं उसके ऊपर ये 8-10 फिल्में तो बनी, तो 8-10 फिल्मों को लेके तो नहीं एक साइड खड़ा हो गया कि ये गलत है, झूठ है ये। और वो सारी फिल्में भी तो बहुत बड़ी बड़ी हिट है, उनमें आमिर खान, शाहरुख खान सबने काम किया हुआ है, उसको लेके तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। तो फिर जो सत्य पे आधारित है, 700 फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स, सर्वाइवर्स, रियल सर्वाइवर्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, उनके सारी दुनिया में घूम घूम के हमने इंटरव्यूज किए हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स किए हैं, उस सत्य पे ये फिल्म आधारित है। तो अगर कोई भी कहता है कि ये डिवाइडेड है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। डिवीजन दुनिया में ऑलरेडी है, कौन टेरर के साथ है, कौन हिंसा के साथ है, और कौन अहिंसा, लव, पीस और ब्रदरहुड के साथ है। नेक्स्ट, आप पूछिए, उनके पास माइक है, पूछिए। नमस्ते सर। सर मैं आपसे जो प्रश्न नाम पहले बताइए अपना। मेरा नाम आशुतोष आनंद है, मैं हिंदी पत्रकारिता से हूँ। सर मेरा प्रश्न आपसे है कि एक आईएमसी के पूर्व छात्र होने के नाते और एक निर्देशक होने के नाते, सर देश में हमारे जो है ना बहुत काफी लंबे समय से सर सिलेक्टिव अप्रोच के साथ किसी भी चीज को, ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं को देखने का एक चलन चला। और उस दौर में, उस एपीजमेंट के दौर में सर, आपको एक निर्देशक के तौर पर जब आपने ये फिल्म बनाने की सोची होगी, उस टाइम में आपको किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना और क्या क्या चीज फेस करना पड़ा सर, वो हमें बताइए। क्योंकि हमारे ही बीच से बहुत सारे जो आगे जाके निर्देशक बनेंगे और इस फील्ड में जाएंगे तो उन्हें सर हो सकता है इसका लाभ मिलेगा सर। तो देखिए, सबसे बड़ी चुनौती स्वयं के साथ होती है। चुनौतियां कभी बाहर से नहीं आती हैं, चुनौती अपने साथ होती है कि हम अपने बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को समर्थ समझते हैं उस विषय पे काम करने के लिए, क्या नहीं। मुझे ऐसा लगा कि चूंकि लोग डरते हैं कि ये जो मेरी पहली फिल्म जो थी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, हिंदुस्तान में हमेशा बोला जाता था कि गुरु, भगवान और माता पिता खड़े हों तो सबसे पहले किसके पांव छूने चाहिए? गुरु के छूने चाहिए। और मैं चूंकि यहाँ पढ़ा था और मैं जेएनयू में बहुत रहा हूँ, यहाँ पे बहुत हम था आईएमसी में, लेकिन मैं रहता अपना, मेरा एक दोस्त था तो उसी के हॉस्टल में हम लोग सोते थे, पैसे ऐसे तो थे नहीं ज़्यादा। तो मैंने बहुत करीबी से जेएनयू को देखा और समझा। और मैं खुद भोपाल में भी नक्सल पॉलिटिक्स का बहुत स्ट्रांग, उसमें काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट था, जेल भी होके आया हूँ उस चक्कर में। तो मेरे को जब मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की रियल वर्ल्ड में, तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि नहीं, ये गलत है, इससे देश की हानि होती है, ये हमारे देश का डेवलपमेंट को रोकता है, देश में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है। आप ये देखिए 50 साल से जो नक्सलिज्म है, बंदूक ले के लोग घूम रहे हैं डेमोक्रेसी में। कैन यू बिलीव इट? आप यकीन कर सकते हैं 100,000 पीपल, 1 लाख लोग बंदूकें और बम और ग्रेनेड्स और क्या क्या लेके जंगलों में, शहरों में घूम रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसका। और हमने एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट कर दिया था कि नहीं, नक्सल लोग जो हैं गरीबों के मसीहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर इविल पीपल। सो आई मेड दैट फिल्म ऑन नक्सलिज्म, क्योंकि इसके पहले तक नक्सलिज्म को लेके जितनी फिल्में बनी थी वो सारी उनको जस्टिफाई करती थी, और वहां भी यही था। देखिए, ये कोई टेररिज्म रिलेटेड नहीं है नैरेटिव। जो नैरेटिव है वो सिलेक्टिव नैरेटिव है। हमने डाकुओं को भी तो जस्टिफाई किया अपनी फिल्मों में। कितनी आप लोग ने देखी है कि नहीं देखी है, मैं जिस दौर का हूं उसमें डाकुओं पे बहुत फिल्में बनती थी, और वो तिलक लगा के डाकू आता था और ऐसा दिखाते थे रॉबिन हुड है, गरीबों की रक्षा करता है और अमीरों को लूटता है, और जनता कहती थी वाह 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 वाह, अमीरों को तो लूटना ही चाहिए। कितनी गलत फिलॉसफी हमने मेरी जनरेशन के लोगों के दिमाग में भरी हुई है। आप अग्री करते हैं इससे? तो हमने एंटरप्राइज को देश के मार डाला। हमने बोला कि कोई भी आदमी जो अपने एंटरप्राइज से पैसे कमाता है वो गलत है, और उसको लूटना हमारा हक है। तो मैंने वो फिल्म बनाई बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। उसका भी इतना विरोध, 5 साल रिलीज नहीं होने दिया उसको। और जब मैं यहाँ जेएनयू में दिखाने आया था तो आपने देखा कितना विरोध हुआ था। जादवपुर में तो स्टूडेंट्स ने मेरा कंधा ही तोड़ दिया था अटैक करके, बट आई स्टक टू माई गन्स। उसके बाद जब मैंने ताशकंद फाइल्स बनाई थी, मुझे पता था एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को इतना, हमें झूठ दिन भर इतना झूठ, सिलेक्टिव, वो कहता है नहीं मैं सही हूँ, वो कहता मैं, इतना सिलेक्टिव झूठ हमको बताया जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
और जो भी ज़्यादा जोर से बोलता है उसकी तरफ हम लोग टिल्ट हो जाते हैं। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ यह है कि आप दोनों साइड के पॉइंट्स ऑफ व्यू लीजिए और उनको आप इक्वल इंपॉर्टेंस से करिए। इफ़ यू आस्क मी, कश्मीर फाइल्स में जो सबसे अच्छे डायलॉग्स हैं, जो सबसे कन्विंसिंग लॉजिक है, वो जो बिट्टा बोल रहा है और जो पल्लवी जोशी का कैरेक्टर बोल रहा है, वो लॉजिक है। मैं उसे छुपा भी सकता था, बट आई हैव प्रेजेंटेड बोथ, और दोनों फिल्मों में मैंने दोनों काउंटर लॉजिक्स दिए हैं, और सारी की सारी फिल्में बिना किसी कंक्लूजन के, बिना किसी रेजोल्यूशन के खत्म होती हैं। बुद्धा एंड ट्रैफिक जैम में कोई क्लाइमैक्स नहीं है, ताशकंद फाइल्स में कोई क्लाइमैक्स नहीं है, कश्मीर फाइल्स में कोई क्लाइमैक्स नहीं है कि ये सही है, कौन जीता कौन हारा, ऐसा नहीं है कि जो जीत गया वो हीरो है, जो हार गया वो विलन है, ऐसा नहीं है। मैंने ऑडियंस के सामने दोनों तथ्य लाके सामने रख दिए हैं, अब यू डिसाइड, जिसको जो डिसाइड करना अपने अपने हिसाब से करे। तो सिलेक्टिविटी इज अ कर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। पर आप एक बात समझने की कोशिश करिए, जो मॉडर्न मीडिया है, जो मॉडर्न सोशल मीडिया स्पेशली, वो एल्गोरिथम पे चलता है, और जो एल्गोरिथम जिस तरह से डिजाइन है, ये सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए बने हुए हैं। दो भाइयों को डिवाइड कर देंगे, दो दोस्तों को डिवाइड कर देंगे। जब भी आप एक सवाल, हम लोग बात कर रहे हैं ना, अभी यहाँ कोई डिवीजन नहीं है, आपकी अपनी राय मेरी अपनी राय, कोई डिवीजन नहीं है। पर अभी अगर ये एक सवाल पूछ लें कि अच्छा ये बताओ विवेक जी जो बोल रहे हैं ये सत्य है कि नहीं है, आप देखिए 1 सेकंड में डिवाइड हो जाएगी ओपिनियन। या मेरी आवाज अच्छी है कि नहीं, दीज आर स्टूपिड क्वेश्चंस। तो स्टे अवे फ्रॉम देम, ओपन योर आईज, एंड अगर आप आईएमसी से निकल रहे हैं तो मेरे बैच के जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं आपको सब बताऊं, वो कोई भी सिलेक्टिव नहीं है, और सत्य कड़वा होता है इसका मतलब बोला ना जाए ऐसा नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गाइज, दुनिया किसी की चिंता मत करो, क्या चलता है, क्या सही है, क्या लोग बोलते हैं, आप हर आदमी का अपना सत्य को देखने का एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। जस्ट टू कंक्लूड दिस आर्ग्यूमेंट, पूरा जो हिंदू सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन रिलीजियस टर्म में नहीं बोल रहा हूं, हिंदू मतलब हिंद में रहने वाले लोगों का जो सिविलाइजेशन है, वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो हमारी फिलॉसफी है, उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। कोई जैन है या कोई जैन स्टूडेंट है? कोई जैन एक भी नहीं है, बड़ी गलत बात है। तो जैन लोगों ने उस फिलॉसफी को पकड़ा है, उसका जो एसेंस पकड़ के उस पे अपनी पूरा जैनिज्म उसी पे बेस्ड है, वो है हिंदू फिलॉसफी का अनेकांतवाद। उसका मतलब ये है देयर मे बी वन एब्सोल्यूट ट्रूथ, और मे बी इसलिए बोलते हैं कि वो भी नहीं पता है किसी को। देयर मे बी वन एब्सोल्यूट ट्रूथ, बट द वेज टू रीच it are millions and billions. Everybody has his own unique route to arrive at the absolute truth. Negating that way is violence. इसको मैं हिंदी में भी समझा देता हूं। जो सत्य है वहां तक पहुंचने के कितने लोग रहते हैं इस दुनिया में? 7.5 बिलियन। तो 7.5 बिलियन रास्ते हैं उस सत्य तक पहुंचने के। किसी भी एक रास्ते को यह कहना कि यह गलत रास्ता है वहां पहुंचने का, यह हिंसा है। और वर्ल्ड की किसी भी सोसाइटी ने इस बात को नहीं समझा, हमने ही समझा है, और आज से 5000 साल पहले। और इस थॉट को पकड़ के जो वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल रिलीजन्स है दुनिया का, जैनिज्म, इसी से निकला है, और यही आधार है उसका। तो जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग नहीं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को तो कम से कम इस पे विश्वास करना ही चाहिए, और दूसरा जो कोई बोल रहा है उसको निगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने सत्य को पूरी दृढ़ता, पूरे कन्विक्शन के सामने, ईमानदारी से लोगों के सामने लाना चाहिए। नेक्स्ट, यस, गुड मॉर्निंग सर, इधर आगे माइक दीजिए। हाँ, अब कंटिन्यू। Good morning, sir. My name is Siddhant Kathuria. I am from RTV department, and thank you for such an insightful conversation as of yet. Sir, so I wanted to ask that it is often said that tragedy occurs in the absence of an infrastructure for meaning, and meaning. And when it comes to humans, it is often said that creativity, stories, and all these things, multicultural diversity basically is the heart of our lives. So it basically helps us to find meaning. And I've often heard you saying that meaning was lacking in Kashmir because there is lack of creativity from what I saw there.
So I wanted to ask that what did you exactly see in your stint in Kashmir, and how can we ensure that such cultural interaction is promoted there? वंडरफुल। देखिए, वर्ल्ड में इंडिया से ज़्यादा डाइवर्सिटी कहीं है नहीं, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, क्यूलिनरी डाइवर्सिटी हो, फैशन की डाइवर्सिटी, किसी भी चीज़ की डाइवर्सिटी को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। और ये डाइवर्सिटी कैसे है? वो ऐसे ही नहीं पैदा हो गई, ये हज़ारों साल की एक हमारा विश्वास है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। कश्मीर की बात करें, मैं वहीं पे बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि ये डाइवर्सिटी क्यों है, इतनी डाइवर्सिटी यहाँ क्यों फ्लरिश करी, बाकी जगह पे क्यों नहीं करी? चाइना, अगर ओरिजिनल चाइनीज फिलॉसफी को पकड़ें आप, जो मंगोलियन फिलॉसफी जिसको बोले, वो पकड़ें, और अगर आप हिंदू फिलॉसफी को पकड़ें, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है फिलोसॉफिकल लेवल पे। लेकिन आपको चाइना में ये डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, इंडिया में मिलेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारा जो बिगिनिंग है हमारी फिलॉसफी का, सिविलाइजेशनल फिलॉसफी का, वो शुरू होता है जो हमारा जो पहला जिसको हमने गॉड माना है उसका नाम है प्रजापति। अगर आप पूरी जो हिंदू सिविलाइजेशनल हिंदू फिलॉसफी है वो वेद से शुरू होती है, और वेदों में जो पहला जो उल्लेख मिलता है वो जिस भगवान का, वो शिव और विष्णु और ब्रह्मा का नहीं है, वो है द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, उसका नाम है प्रजापति। और प्रजापति जैसे ही आते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही सेज हु एम आई, मैं कौन हूं। और ये बड़ी एक स्ट्रेंथ है। देखिए, इतनी बड़ी बात शायद आपको पता है कि नहीं, भगवान जिसको हम मानते हैं वो भी खुद ये कह रहा है, द सुप्रीम, द ऑलमाइटी, वो भी यही सवाल कर रहा है, मैं कौन हूं। वो गंगोत्री है इस सिविलाइजेशन का, वो थॉट। अब मैं कौन हूं, इसका जवाब एक आदमी के पास नहीं हो सकता। तो उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने फिर 3 गॉड्स की कल्पना करी, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर हम उसके और आगे बढ़े और हमने कहा कि नहीं, विष्णु के भी कई प्रकार हो सकते हैं, शिव के भी कई प्रकार, शिव को कितने नामों से जाना जाता है, आप उसकी कल्पना। फिर वहां भी हमने हजारों भगवान, उसकी भी हमने कहा नहीं, पर इंसान के अंदर तो दोनों होते हैं, नर और नारीश्वर दोनों, तो नर नारी दोनों होते हैं, यिन और यांग दोनों होते हैं, फेमिनिन मैस। तो देवियों की हमने कल्पना करी। तो हमने कहा कि नहीं, जिसको हम अभी तक शिव मानते थे वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो पार्वती से आती है, तो उसकी भी कल्पना कर ली। फिर उनके बच्चों की हमने अलग अलग जो चीज़ नई हम डिस्कवर करते गए, जो नए थॉट्स और आइडियाज़ ह्यूमैनिटी हमारे यहाँ की डिस्कवर करती गई, उसको हम एक मान्यता देते गए। हाँ, ये भी सेक्रेड है, ये भी सत्य हो सकता है, गणेश भी सत्य हो सकते हैं, शिव भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो किसी ने बोला नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, कहा ये भी सत्य हो सकता है। किसी ने ईश्वर को गाली दी तो हमने कहा ये भी सत्य हो सकता है। और उन सबको हमने एक्सेप्टेंस सोसाइटी में हम देते गए, एक के बाद एक के बाद एक, और इस तरह से वो डाइवर्सिटी पनपती गई। आप ये देखिए कि पार्वती को हर जगह पे अलग अलग मूर्तियां हैं, अलग अलग रूप हैं, शिव के भी तमाम कलर्स हैं, कहीं पे ब्लैक है, कहीं ब्लू है, कहीं वाइट है, कई जगह पे देखिए शिव की वाइट मूर्तियां हैं। तो हमने कहा जो भी दिमाग खोल के, और उसके कारण हमारे यहाँ क्रिएटिविटी पनपी। यही कारण है कि ड्रामा, जिसको हम थिएटर बोलते हैं आज की तारीख में, नाट्य शास्त्र हमारे यहाँ लिखा गया। मॉरल साइंस को स्टोरीज के रूप में कैसे बताया गया, वो पंचतंत्र भी हमारे यहाँ लिखा गया। हमने वॉर का सबसे बड़ा एपिक लिखा और दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी भी उसी के अंदर डाली है। वही जो वेद हैं, उपनिषद कोई अलग से नहीं है, वेदों के ही अंदर उपनिषद। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमने इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी इस राष्ट्र में पनपी है, चाहे वो फिलॉसफी हो, सोशल साइंस हो, फिजिक्स हो, मेडिकल साइंस हो। मैं आपको एक मेडिकल साइंस के बारे में बताता हूँ। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो सारी की सारी डेड बॉडीज को काट के इवॉल्व हुई है, मुर्दों को काट के पूरी मेडिकल साइंस हुई है। इसीलिए किसी भी मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर से पूछिए व्हाट इज बीइंग हेल्दी, वो कहेगा नॉट बीइंग सिक। अगर आप बीमार नहीं है तो हेल्दी हैं। चाहे आप
पूरे दिन पड़े नेटफ्लिक्स देते हो, एकदम लेजी हो, उसको भी हेल्दी की डेफिनेशन दी जाएगी। अब आप हमारी साइंस को देखिए, आयुर्वेदा को और योगा को, जो कि सेम ब्रांच है, वो जिंदा बॉडीज को ऑब्जर्व करके बनी है। सो दैट इज अ साइंस ऑफ लाइफ एंड दिस साइंस हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम डेड पीपल। तो उसमें ये बोला गया है कि आपका मन, तन दोनों और आत्मा तीनों जब तक सिंक में नहीं होंगे, यू आर नॉट हेल्दी। तो उन तीनों के बैलेंस को हेल्दी बोला गया है। दिस काइंड ऑफ अमेजिंग क्रिएटिविटी, और मोस्ट ऑफ दिस क्रिएटिविटी इवॉल्व्ड इन कश्मीर, नॉट इन बनारस, इन कश्मीर। क्योंकि जितने भी लोग यहां पढ़ के, बनारस में आज भी प्रथा है कई सारे गुरुकुलों में कि जब स्टूडेंट पढ़ के निकलता है तो वो 3 कदम कश्मीर की तरफ लेता है, विच मीन नाउ यू आर एजुकेटेड इनफ, अब इसके बाद तुमको शोध करना है, रिसर्च करना है, और वो दिशा है कश्मीर की। इसीलिए जितने भी महान इंडिया में लोग हुए हैं वो सब कश्मीर में मिलेंगे आपको। उस कश्मीर को जब बाहर से लोग आए इन्वेट करने, तो उनको ये डाइवर्सिटी समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम था, सिविलाइजेशन जो था हमारा हिंदू सिविलाइजेशन, दैट इज लाइक अ ओपन सोर्स। आप जो कोडिंग समझते हैं, एल्गोरिथम मॉडर्न समझते हैं, ओपन सोर्स था कि अच्छा आपको लगा ये सही नहीं हो रहा है, आप रिफाइन कर लीजिए, आप रिकोड कर लीजिए, उसका दूसरा वर्जन निकाल दीजिए, और सबको आज़ादी है उस बात की। वहाँ से जो लोग आए थे वो क्लोज सोर्स के थे कि नहीं यही सत्य है, यही करेक्ट है, और धीरे 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 वहाँ की डाइवर्सिटी खत्म होती गई। और आज अफसोस की बात यह है कि द फिल्म अबाउट कश्मीर कैन नॉट बी सीन इन अ सिनेमा हॉल इन कश्मीर, क्योंकि वहाँ जो सिनेमा हॉल थे वो सारे जला दिए गए। और 1996 में एक सिनेमा हॉल बना, उसमें भी गोलियां चली, लोग मरे उसके अंदर। और वहाँ से आज जो एक एक्सप्रेशन ऑफ म्यूजिक है, आर्ट है, डांस है, एक्टिंग है, इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता है कश्मीर में। कई सारे आपने देखा होगा लोग एक्टर एक्ट्रेस बनने आते हैं, फिर उनको काफ़ी वो किया जाता है, उन्हें वापस भेज दिया जाता है, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और मैं चाहता हूँ इसमें सारे इंडियंस नहीं बल्कि सारी ह्यूमैनिटी शुड बी कंसर्न अबाउट इट। जिस कंट्री ने वर्ल्ड को डाइवर्सिटी सिखाई, वहीं उसी स्टेट में आज डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया गया है, एंड इट्स अ वेरी वेरी कंसर्निंग सिचुएशन। तो आप जब पढ़ के निकलें तो आप लोगों को इसके बारे में बात करनी चाहिए। यस, कीजिए राहुल, स्पीड। नहीं, आप इन्हें दीजिए पहले। विमल, आप नेक्स्ट। नमस्कार सर। सर, एक जानवर है गाय। तो गाय को सर काफी शांतिप्रिय जानवर और सीधा जानवर माना जाता है, लेकिन गाय जानवर कहने की बजाय आप उसे प्राणी कह सकते हैं। ठीक है सर, प्राणी। तो गाय जो प्राणी है वो भी सर कभी कभी प्रतिकार करती है। अब हम मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है जिसे वो गाय तभी दिखाई जाती है जब गाय प्रतिकार करती हो। जैसे गाय का जब कोई दूध दूह रहा हो तो वो कई बार लात मारती है, या फिर गाय अपने सींग से कभी मारती है, लेकिन ज़्यादातर समय गाय जो है वो शांति तरीके से ही रहती है और हमें दूध भी देती है। हम हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो गौ माता का दर्जा दिया जाता है। तो आपके फिल्म में एक किरदार है कृष्णा पंडित, उसे सर वो वैसा ही लड़का है जिसे गाय का वो चरित्र दिखाया जाता है जब वो प्रतिकार करती है। गाय का जो शांति रूपी जो चेहरा है वह देख नहीं पाता, इसीलिए वह क्वेश्चन करने लगता है अपने माता पिता को भी और उनके त्याग को भी। तो इस सभागार में भी सर कुछ कृष्णा पंडित बैठे हैं और कुछ राधा पंडित बैठे हैं। इस सभागार के बाहर भी हमारे देश में कुछ कृष्णा पंडित और राधा पंडित बैठे हैं। सर, आप उनको क्या संदेश देखना चाहेंगे ताकि वो हर चीज को तौल कर देख सके, तराजू एक और ही झुकी ना रहे, तराजू जो है उसे तौल कर देखा जाए और रेशनैलिटी के साथ देखा जाए। जो नैरेटिव फैलाया जाता है, जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है और ऐसा चश्मा पहनाया जाता है कि आप प्रतिकार करने वाले चेहरे को ही देख रहे हैं, जबकि उसका एक दूसरा चेहरा भी है जो ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसको भी वो देखे। तो इस पे सर आप अपना विचार रखिए। जय हिंद सर। अब मैंने यार फिल्म बना दी, वही विचार है मेरे, तो अब उसके बाद भी मुझे कुछ कहने की, उसके बाद भी अगर कहने की आवश्यकता पड़े तो मतलब मैं अपने काम में फेल हो चुका हूँ, मतलब मैंने सही फिल्म नहीं बनाई। पर फिर भी मैं एक बात कहूँगा और ये मैं दिल से कह रहा हूँ कि भाई मैं पुराने ज़माने का हूँ और यहीं से पढ़ा हूँ।
तो हमें जर्नलिज्म भी पढ़ाई जाती थी। पत्रकारिता, मुझे ये बता क्या है पत्रकारिता? पत्रकारिता का मतलब है फैक्ट्स फर्स्ट, नैरेटिव लेटर। लेकिन आज जो पत्रकारिता का रूप बन गया है वो है नैरेटिव फर्स्ट, फैक्ट्स नेवर। तो वो इसलिए है कि हर आदमी अपनी कुर्सी में बैठा फोन पकड़ के टेलीप्रॉम्प्टर से खबर आपको दे रहा है, कोई कहीं जाना नहीं चाहता है। तो आपको अगर सच्ची में वो रूप दिखाना है तो जो पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, हिंदुस्तान को पूरी तरह समझ लीजिए। उसके लिए आप ट्रैवल करिए, जितना ट्रैवल कर सकते हैं, गांव गांव, खेतों में, खलियानों में, गलियों में, शहरों में, सब जगह जाइए, लोगों से बात करिए। ये ऐसा देश है कि अगर इसको आप दूर से देखेंगे तो बड़ा खराब लगेगा। इसके अंदर आप गोता मार देंगे तो हो सकता है आप नीचे से मणि भी निकाल लाएं, राइट। ये यहाँ लोग, बड़े बड़े लोग दुनिया के सवाल लेके आते हैं, जाते जवाबों के साथ हैं। तो इसमें जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे लोगों के साथ, आपको कभी कोई रूप समझ में नहीं आएगा और ये अंधों का हाथी बन जाएगा। इसको लगेगा मैं सही हूँ, उसको लगेगा मैं सही हूँ। तो एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट मैं आज ये फिल्में सिर्फ इसीलिए बना पा रहा हूँ कि मैं दिन रात ट्रैवल करता हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनका खाना खाता हूँ, समझता हूँ वो कल्चर क्या है। और हर तरफ का ऐसा मत सोचिए कि मैं एक ही साइड के कल्चर को समझने की कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं तो जिन लोगों से अग्री नहीं करता हूँ मैं उनको ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि कई बार अपने दुश्मन को समझने से आप स्वयं को ज़्यादा समझ पाते हैं, अपने विरोध को समझने से आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस देश का ये है कि लोग बिना हिले देश को बदलना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं होगा। आप हिलें, उठें, जाएं, देखें, अनुभव करें और उस थॉट के साथ एक्सपेरिमेंट करें। क्या होगा? थॉट रिजेक्ट हो जाएगा, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो ही ये देश बदल पाएगा। विमल हर्ष, अभी कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा करिए। अच्छा, सिर्फ लड़के ही लड़के हाथ उठाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं हाथ उठाती? अब मैं इसके बाद सिर्फ लड़कियों के ही सवालों का जवाब दूंगा। हेलो, क्योंकि उनकी आवाज बाहर निकलनी चाहिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अशोक है, मैं हिंदी पत्रकारिता विभाग से हूँ। मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। आपने फिल्म दर्शकों के सामने रखी, फिल्म देखने के बाद कई ऑडियंस आगे जाके एक खास वर्ग की लड़कियों के साथ रेप करने की, विवाह करने की धमकियां देती है। क्या आप इसकी निंदा करते हैं या आप सक्सेस हुए हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि 350 करोड़ का आपने उसकी हुई है, मैं आपको बधाई देता हूँ। क्या कोई आइडिया है कि 350 करोड़ में से जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके पुनर्स्थापना के लिए आप दें? शुक्रिया। आप जो पहला बोल रहे हैं वो मेरे को पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन अगर ऐसा किसी ने बोला है तो हाँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। डेफिनेटली ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि पिछले कई वर्षों से भारत के टुकड़ों की बात की जाती है, राइट? और ये बोला जाता है कि उनको ये एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए। तो जिनके माँ बाप को काट दिया गया हो, 50 टुकड़े करके गोनी में बांध के नदी में फेंक दिया गया हो, कई बार उनसे जुड़े हुए लोग जब इस तरह की चीज़ देखते हैं तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है, और उस नेचुरल रिएक्शन को भी एक पर्सपेक्टिव में समझ के भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा करने नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मैं उसकी पूरी निंदा करता हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल को पकड़ के कई सारे मीडिया वाले लोग ये कर रहे हैं और मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ उससे। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी बारे में की थी, तो मैं उससे वाकिफ़ हूँ। लेकिन ऐसे एक उदाहरण पकड़ के वो 7 लाख लोग जिनकी हीलिंग इस फिल्म के कारण से हो रही है, उसकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो देना चाहिए और उनको भी ये मौका देना चाहिए कि वो हील कर सकें। तो वो आपके पहले सवाल का जवाब है और ये अच्छा सवाल है। लेकिन जो दूसरा जो सवाल है आपका, वो आपकी इग्नोरेंस से आ रहा है, उसमें आपने अपना दिमाग अप्लाई ही नहीं किया ज़रा सा भी, बिल्कुल भी। और आपने एक तोते की तरह कोई बात सुनी और बोल दी कि अच्छा वो पैसा। पहली बात, फिल्म को अध्ययन करिए। जो 350 करोड़ जो आप सुनते हैं वो फिल्म का बिजनेस है, वो फिल्म का प्रॉफिट नहीं है।
वर्ल्ड में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जब आप कहते हैं कि इनकी 1000 रुपए की करोड़ की कंपनी है तो 1000 करोड़ उनकी जेब में नहीं होते हैं, वो एक रेवेन्यू है और उसमें प्रॉफिट वही 15-20% होता है, वो भी 25 लोगों में बढ़ता है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप उस पैसे से क्या कर रहे हैं, ये सवाल आपने किसी और फिल्म बनाने वाले से नहीं पूछा। हैदर के डायरेक्टर से आप कभी ये नहीं पूछेंगे कि उस फिल्म से जो आपने पैसे कमाए वो टेररिस्ट लोगों की मदद करने के लिए कैसे यूज कर रहे हैं। तो एक सेकंड, आप संजय लीला बंसाली से भी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने प्रोस्टिट्यूशन के, यानी प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर फिल्म बनाइए, उससे जो पैसे कमाए हैं वो आपने किस तरह से प्रोस्टिट्यूट्स की हेल्प करने के लिए किया है। ये सवाल कभी कोई किसी से नहीं पूछता है, ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि लोग ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो मैं आपको, और मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है, पर मैं आपको गिनाता हूं। अब आज नहीं, पहली बात, इस फिल्म को 4 साल से सारी दुनिया में घूम के रिसर्च करके हम अपने पैसे से कर रहे हैं। वो एक सबसे बड़ा काम हमने कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए किया है। दूसरी बात, हम पिछले कई सालों से जगती कैंप जो है वहाँ पे बहुत सारे बच्चों, लड़के लड़कियों के एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ये हमने किया है। वहाँ पे पूरी जो लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी है, उसमें लाखों रुपए की किताबें हमने खरीद के दी हैं, वो हमने किया है। मैं एक जेनोसाइड म्यूजियम बना रहा हूँ, विच इज़ अ म्यूजियम ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट, वो कश्मीरी लोगों के लिए वो हम कर रहे हैं। अभी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ ही दिन पहले मैंने उन लोगों को 25 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दी है लोगों को, कश्मीरी पंडित बच्चों के और उन लोगों के प्रोत्साहन के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए वो किया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हमारा है वो ये है कि 32 साल से जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिली थी, और जस्टिस अगर आप समझते हैं जस्टिस क्या होती है, विक्टिमाइजेशन की, जो जिसको सारी दुनिया मानती है, वो है जस्टिस का पहला स्टेप होता है एक्नॉलेजमेंट कि किसी के साथ गलत हुआ है। अगर समझो किसी महिला के साथ रेप होता है तो सबसे पहली दायित्व डेमोक्रेसी में जुडिशरी का है टू एक्सेप्ट कि हाँ वो जो कह रही है सत्य, ऐसा हुआ है। वो जस्टिस की पहली स्टेप है। अगर किसी ने मर्डर किया, आप कह नहीं साहब यहाँ तो मर्डर हुआ ही नहीं, तो फिर जस्टिस मिलेगी ही नहीं। तो आज पूरी की पूरी दुनिया, इंडिया नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में जो लोग मैटर करते हैं, इस फिल्म के बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ जेनोसाइड हुआ था, एंड दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सतीश टिक्कू जिसको मार डाला गया था, उसके बारे में किसी ने चिंता ही नहीं करी थी, किसी ने पूछा ही नहीं था। इस फिल्म को देखने के बाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने स्वयं सुओ मोटो उस केस को खोला है और उसके जो अपराधी हैं उनको सजा देने की प्रक्रिया चालू की है। वो यासीन मलिक जो प्रधानमंत्री के साथ, अरुंधति रॉय के साथ फोटो खिंचाते हुए गर्व महसूस करते थे, आज उनका केस फिर से कोर्ट ने अपने आप खोला है। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी फिल्म को द कैपिटल हिल, जिसको टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, उसमें इनवाइट नहीं किया गया। इस फिल्म के लिए वहां कांग्रेशनल रिसेप्शन हुआ जिसमें वहां के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने ऑफिशियली एडमिट किया कि इट वाज अ जेनोसाइड। वो इस फिल्म का कंट्रीब्यूशन है। इस फिल्म को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया गया है। मैं जा रहा हूं अगले महीने। In British Parliament, the members of Parliament have invited us to tell them in detail about this genocide. That is the biggest achievement. जहां तक कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने की बात है, वो मेरा काम नहीं है। मेरी क्या ड्यूटी और रोल है? मैं स्टोरी टेलर हूं। मैं स्टोरी बता के विश्व में जागरूकता कर सकता हूं। मैं लोगों को न्याय मिले इस बात की अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं टेररिस्ट लोगों को वहां से भगा दूं और सबको खत्म कर दूं और कश्मीरियों को ट्रेन और प्लेन में बैठाल के हाथ से ले जाऊं, तो ये आपकी इग्नोरेंस है। आप नई पीढ़ी के हैं। आप जब यहां से ग्रेजुएट करके निकलेंगे, आपको कोई नहीं रोकता है, आप जाके ये काम करिए। मैंने अपना धर्म निभाया है और मैं ऐसा करता ही रहूंगा। चलिए, एक अभी मेरे पास स्लिप आ गई है और लास्ट सवाल मुझे पूछना है। पीछे से वो हाथ बहुत पहले से उठा हुआ, जो सबसे पीछे। लड़कों का वक्त हो गया, अब पीछे एक सवाल पीछे, हाँ इन्हें दीजिए। Good afternoon, sir. I'm Nimisha Bana from ADPR. I admire your work and it's truly an honor to be able to interact with you today.
Sir, Hollywood has played a vital role in propagating the narrative of the American dream and America being the protector of the universe with films like Avengers and DC. Bollywood, on the other hand, has been romanticizing wars and justifying terrorism, like you said. So why did it take so many years for films like Tashkent Files and Kashmir Files to come out? Why has Bollywood failed to produce cinema which is closer to reality? So there are two ways to look at it. I won't say that Bollywood has totally ignored. I don't agree with that. That is not a fully true. We have made so many films which have raised so many questions about social system, political system. निशांत भी हमारे यहाँ बनी है, अंकुर भी बनी है. तो जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, कहते हैं बॉलीवुड नहीं है, ये पैरेलल सिनेमा है, ये आर्ट सिनेमा है, और उनको अपने यहाँ से निकाल देते हैं, बिकॉज दैट डिस्ट्रॉयज देयर एंटायर दिस थिंग. तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इसके पहले मुझे कोई निकाले, आई विल रिजाइन माई सेल्फ. तो आई स्टार्टेड माई ओन जर्नी एंड आई एम डूइंग दैट. एंड यू आर राइट, आवर फिल्म शुड ऑल्सो क्रिएट एन इंडियन ड्रीम. एंड आज आप देखिए कि कृष्णा पंडित हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम. जिसने भी वो फिल्म देखी है, आज दे गो एंड टेल देयर चिल्ड्रन. होता क्या है कि पॉपुलर नैरेटिव में हम लोग अनइन्फॉर्म्ड से रह जाते हैं, क्योंकि वो फिल्में कंप्लीट नहीं करती हैं अपने थॉट को, टच करती हैं, टच एंड गो जैसा हो जाता है, एक लिप सर्विस करती हैं. सो आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी एंड मैं जो आज जो सक्सेस मिली है उससे व्हाट वी आर डूइंग, हमारा विजन ये है, जो हम कर रहे हैं विजन ही नहीं, हम तो इम्प्लीमेंट भी करना चालू कर दिया. आई एम पिकिंग अप ऑल दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स हु वांट टू विद देयर फिल्म्स, दे वांट टू क्रिएट एन इंडियन ड्रीम and bring about Indic Renaissance in India. Indic Renaissance means to give a boost to Indian creativity. Okay, in literature, in research, in movies, in poetry, wherever they can. So we have done that. We run a foundation called I Am Buddha Foundation. We have just sponsored 6 students to do that. Yesterday in Delhi, I have sponsored 2 people to do a whole lot of research for next set of films. And I'm employing lots and lots of. एक ये देखिए खड़ा है सामने लड़का, ये कुछ दिन पहले मुझे मिला था, शरण. He just came, इस टीका का लगाता है, तो इसको मौका भी नहीं मिलेगा बॉलीवुड में कहीं पे. So he's a creative boy. He's a very creative boy, and he's a unique perspective to capture with his camera the Indian culture, Indian society, the Indian milieu. तो मैंने इससे कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया आपका इंटरव्यू, कुछ नहीं. मैंने कहा ठीक है तुम्हें है तो come and work with me. So like that I am doing. God has empowered me, and I promise you in next 5 years I will empower at least 100 people. Okay, so that they can take Indian dream stories forward. Thank you, sir. My last question. We have to. Sir, ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग बुरा मान जाएंगी लड़कियां बेचारी. तो जब मैं पढ़ता था सिर्फ लड़कियां ही बोलती थी, लड़के चुप बैठे रहते थे, और अभी उल्टा हो गया, अब लड़के बोल रहे हैं, लड़कियां चुप बैठी हैं. सर वेरी गुड आफ्टरनून सर. 1 मिनट. हमारे जो इसमें फिल्म्स आई हैं उसमें फर्स्ट जो टॉप अवार्ड मिला है ये इन फिल्म की आपको मिला है? यस सर. आप यहाँ पढ़ती हैं? नो सर, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड. और सर लास्ट 1 महीने पहले भोपाल में सर सेम फिल्म के लिए आपने भी मुझे अवार्ड दिया है. अरे वाह, बधाई सर. सेरिंग से 1837. क्या बात. आपसे मैंने कहा था अपनी फिल्म मुझे भेजने के लिए, आपने भेजी नहीं. सर कांटेक्ट नहीं कर पाए सर आपसे. अभी ले लेना मुझसे. बिल्कुल सर, थैंक यू. सर आपसे एक सवाल भी है और एक रिक्वेस्ट भी है. सर सवाल ये है कि मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ. तो आपने सर भोपाल में भी हमें बताया था और यहाँ भी आपने सेम चीज़ रिपीट की है कि आपके पास अभी भी वो सारे इंटरव्यूज़ हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो आपने फिल्म बनाने से पहले रिसर्च वर्क के ज़रिए की थी. तो सर क्या उन पूरी रिसर्च वर्क को आप एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं ताकि उसे देख कर. उसका ऑलरेडी हम लोग एक डॉक्यू सीरीज बना रहे हैं. ओके सर. बट वी वोंट पुट इट ऑन सोशल मीडिया. उसमें क्या पायरेसी का बड़ा प्रॉब्लम है, हर कोई कॉपी कर लेता है, उसको इधर उधर कर देता है और लोग उसको सीरियसली भी नहीं लेते हैं, लोग सोचते हैं झूठ है. सो इट इज़ गोइंग टू कम ऑन एन इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म. वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ डॉक्यू सीरीज एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च. अगर आप चाहें उसमें हमारे साथ जुड़ना, मदद करना, तो आप कर सकते सर. बिल्कुल सर. सर एक लास्ट सवाल यहाँ पे, ये बहुत देर सर एक रिक्वेस्ट भी थी सर आपसे. सर जैसे 1 घंटे से बेचारी बोल रही है. सर जैसे आपने देखिए वो भी बोल रही है. आप दोनों आइए, फटाफट सवाल पूछिए, मैं दोनों का जवाब दे दूंगा. सर एक रिक्वेस्ट आपसे लास्ट थी सर कि जैसे आपने कश्मीर फाइल्स बनाई है सर, सेम एक वैसी स्टोरी पे हम भी काम कर रहे हैं झारखंड में. आप सर्च कर सकते हैं
हम कह सकते हैं कि आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग कांड था, वो भी एक बहुत बड़ा जेनोसाइड था। टॉक टू मी श्योर सर। ओके सर, थैंक यू। ये दो लोग पूछना चाहते हैं, आप दोनों पूछ लीजिए, मैं दोनों का एक साथ जवाब दे दूंगा। I'll answer both the questions together. So both the questions are poles apart. So I'll start with my question. So, sir, my question is that you said that you've been traveling to a lot of countries. You've seen a lot of cultures. Also, we've seen that cultural homogeneity is not always harmonious. So what are your views on cultural homogeneity? In other words, do you think that people from different cultures, communities should live together? I think people from different communities do live together. हम सब अलग अलग कम्यून के ही हैं, साथ में ही रहते हैं, सारी दुनिया रह रही है, तो उसमें कोई ऑब्वियसली हमने कोई कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दो कम्युनिटीज़ अगर साथ साथ रह रही हैं तो हम उनके जैसे बन जाएं, वो हमारे जैसे बन जाएं, फिर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इस दुनिया में और फिर डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ग्लोबलाइजेशन वांट्स टू डू। यहाँ अगर कोई एडवर्टाइजिंग एंड पीआर के स्टूडेंट्स हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जो लेटेस्ट जो दुनिया में जो चल रहा है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, उसका मतलब ये है टू मेक द एंटायर वर्ल्ड यूनिफॉर्म सो दैट देयर इज़ वेरी लेस प्रेशर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। कि भाई अब सारी दुनिया एक सी हो गई, सबके एस्पिरेशंस एक से हो गए, सबकी डिमांड एक सी हो गई, तो आई हैव क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट एंड आई कैन कम्युनिकेट थ्रू माई एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इन जस्ट वन लैंग्वेज। इन वन लैंग्वेज मतलब इन वन मैसेजिंग। अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये, इतने सारे दुनिया में डाइवर्स कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्रडिक्टरी ग्रुप्स हैं कि मार्केटर्स के ऊपर इतना प्रेशर रहता है। दैट्स वाई यू सी सारी दुनिया में एक चीज़ चल रही है विच दे से कि देयर इज अ कल्चरल अटैक ऑन आवर सोसाइटी, कि बाहर के लोग आके हमारे कल्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में भी आप देखिए हर दिवाली होली में ये सवाल उठता है कि हु आर दे टू टेल अस कि हम कैसे दिवाली मनाएं, होली मनाएं, पर वो मार्केटर्स कर रहे हैं और करते रहेंगे। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन ग्लोबलाइजेशन should be for different purposes but not to change the culture. अगर इस दुनिया का कल्चर सब एक हो गया तो it will be a very boring and monotonous society. हेलो सर, नमस्ते। बड़ी देर से मैं कोशिश कर रही थी, आवाज़ नहीं, ओके सॉरी। तो बड़ी देर से मैं सोच रही थी, क्या नाम है आपका? प्राप्ति उपाध्याय, इंग्लिश जर्नलिज्म। तो बड़ी देर से सोच रही थी माइक कब मिलेगा, मिल गया तो डर लग रहा है। तो इतने भारी सवाल नहीं है मेरे, बहुत ही हल्का सा सवाल है और काफ़ी पर्सनल सवाल है। आपने जब अपना अनुभव बताया, आपने बताया कि कैसे आपने इतने सारे चेंजेस करे अपने करियर में, आपने बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस बनाए। तो एज अ ह्यूमन आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, आई हैव अ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, आई डोंट नो if I make a choice, what is going to happen in future. So how do you cope up with that? How do you decide to make a choice not knowing what is going to happen in future? अभी सर्टेनिटी है तुम्हारी जिंदगी में? अभी थोड़ी देर तुम्हें पहले ऐसा लग रहा था कोई सवाल मुझसे बोलने ही नहीं देगा, है ना? You were certain. I saw your face and I could read it. मैं डायरेक्टर हूँ, शक्ल पहचानता हूँ, so I could read. You were certain कि मेरा सवाल कोई नहीं पूछने देगा, और अचानक पूछ लिया ना किसी ने, राइट? तो लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। हम कुछ भी सोच लें, वी आर नो बडीज़ टू डिसाइड कि ये सर्टन होगा, वो सर्टन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, अगर तुम्हारा इंटेंट सही है, अगर तुम्हारे इंटेंट में ताकत है, तो कभी पहाड़ों में घूमना आप, और ख़ास तौर पे जो डेजर्ट जैसे होते हैं, जहाँ काले काले बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो आप देखिए वो बड़ा बड़े, मैं कर्नाटका में अभी कुछ दिन पहले गया हुआ था, शोले फिल्म के जो रॉक्स हैं वो सारे कर्नाटका में, हम्पी के आगे। तो मैं खड़ा था वहाँ, मैंने अचानक देखा, चाय पी रहे थे हम लोग जगह, तो इतनी बड़ी रॉक थी, पूरा ब्लैक कलर जैसा था, और बीच में से उस रॉक में से एक छोटा सा पौधा निकला हुआ था, क्योंकि उसके बीज में बहुत ताकत थी। वो बीज है, दैट सीड, वो है इंटेंट। अगर तुम्हारा इंटेंट बहुत पावरफुल है तो दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। सो बी सर्टन। एक चीज़ की सर्टेनिटी ज़रूर है कि व्हेन यू स्माइल इट्स वेरी डिवाइन। तुम्हारी जो स्माइल है बहुत डिवाइन है, बहुत इनोसेंट है, और ये सर्टेन है, और दुनिया में कभी इसको करप्ट मत होने देना। थैंक यू सर। अभी टाइम परमिट नहीं कर रहा है, मैं एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा। हमारे जितने आईएमसी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे ब्रीफ में? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा
कि किसी और के मैसेज को मत सुनो और जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो और जो तुम्हारी जिंदगी है वही मैसेज बन जाए और किसी को अपने मुंह से कोई मैसेज देने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए निकाला और बहुत अपने महत्वपूर्ण अनुभव हमारे स्टूडेंट्स के साथ साझा किए।